नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 21 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू को हुई है भयंकर बीमारी, 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में हो गए बंद। और साथ ही ईरान का डिफेंस सिस्टम फिर से उसी मुस्तैदी के साथ तैनात, कहा हम हर हमले के लिए है अब तैयार। और साथ ही अब नए इलाके में हो रही सीज फायर को लेके भी अब इजराइल के अंदर सड़कों पे उतरे लोग अपनी ही सेना के खिलाफ, कहा कि इन पे हमको भरोसा नहीं। तो आज यकीन मानिए खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, चूंकि आज ऐसी ऐसी खबरें आपको पता चलेंगी इजराइल की, जिससे अब पता चलेगा कि इजराइल बुरी तरीके से परेशान है, इजराइल के लोग परेशान है, इजराइल की आवाम परेशान है और यहां तक आईडीएफ के जवान भी परेशान है। तो एक एक करके आपके सामने खबरों को बताता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और साथ ही इस लड़ाई में हमेशा मैं कहता हूं कि आप जिसके भी साइड हो, इजराइल की साइड हो तो इजराइल के लिए, फिलिस्तीन की साइड हो तो फिलिस्तीन के लिए कमेंट में दुआ जरूर करें। खैर, तब तक आप कमेंट करते रहे, एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है, यह खबर खुद इजराइल की है। दरअसल इजराइल ने अलग अलग जगहों पे आज हमला किया। सबसे पहले फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में, जैसे जबलिया कैंप पे हमला किया, साथ ही नॉर्दर्न गाजा में हमला किया। और इस हमले में 73 लोग की जान गई, 73 लोग मारे गए। 73 लोगों की जब जान चली गई, इसी के बाद जो एड कन्वॉय था उसको लेकर रिपोर्ट निकल के सामने आई कि जो मदद बांटने वाली गाड़ियां वहां पे जा रही थी, अचानक से जब वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई तो उस भीड़ को देखने के बाद आईडीएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। यानी जैसे ही मदद लेने के लिए लोग हाथों में कटोरा लेके आगे आते हैं, हाथों में थालियां लेके आगे आते हैं, इसी दौरान आईडीएफ वहीं छुपी बैठी थी। और छुपने के बाद जैसे तमाम लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसके बाद 73 लोगों की मौत हुई। ये 73 ना ही हमास से कोई संबंध रखते थे, ना ही किसी और संगठन से कोई संबंध रखते थे। ये 73 गाजा के लोकल सिविलियन थे। अब ये मामला पूरी तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे भी हाईलाइट हो रहा, हालांकि किसी के पिछवाड़े में इतना दम कहां कि इजराइल से सवाल कर सके। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही कि जबलिया के अंदर एक टनल के अंदर इजराइल ने हमला किया और ब्लास्ट किया है बाकायदा आरडीएक्स लगा के। और जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इस टनल के अंदर कम से कम दर्जनों हमास के लड़ाके बैठे थे और उसको मारने का काम इजराइल की फोर्सेस ने किया। एक तरह से हमला था ये, कहीं से मुखबरी हो गई। गद्दार कौन है, कहां से है, ये सवाल शुरू से उठता रहा है। चूंकि चाहे नईम कासिम हो, चाहे हसन नसरल्ला हो, इन सबको मारने के पीछे कहीं न कहीं किसी अंदर के गद्दार का हाथ था। तो आज हमास के बड़े बड़े लीडर्स एक टनल में बैठे थे, किसी ने शायद मुखबरी कर दी, आईडीएफ को भनक लग गई। उसके बाद आईडीएफ ने इस टनल पे हमला किया। जबलिया में ये टनल था और उसके बाद इस टनल को उड़ा दिया। और जब टनल उड़ा दिया तो इसमें कम से कम दर्जनों हमास के फाइटरों की मौत हुई है। खैर, कौन गद्दार है ये पता करना पड़ेगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर बहुत ही हैरान करने वाली निकल के सामने आई है। चूंकि इजराइल की जो आवाम है आईडीएफ के खिलाफ सड़कों पे उतर गई है। सुनने में आपको ये चीज बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा सच में हुआ है कि जो अभी इजराइल की जनता है अपने ही सेना के खिलाफ सड़कों पे उतरी। दरअसल पूरा मामला जो है वो एक इवैक्यूएशन ऑर्डर को लेकर। अब तक गाजा के खास हिस्सा था जहां पे आईडीएफ ने ना कभी रेड की थी और ना ही कभी हमला किया था। चूंकि यहां पे ये कयास लगाया जा रहा था कि जो बंधक है हमास ने यहीं पे छुपा के रखे। तो लोगों के मन में एक डर था, नेतन्याहू के मन में भी ये डर था और आईडीएफ के मन में भी ये डर था कि अगर हम हमला करें और इस हमले में गलती से हमारे ही बंधक मारे गए, यानी जो इजरायली हमास के कैद में अगर वो मारे गए, तो फिर हम अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, उनके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे। इसी वजह से इस खास इलाके का, जिसका नाम देयर अल बलाह था, देयर अल बलाह में कभी भी इजराइल ने कोई हमला नहीं किया, ना ही कोई सर्च ऑपरेशन चलाया, ना ही कोई ऑर्डर पास किया। लेकिन अब कल एक ऑर्डर पास हुआ जिसके बाद हड़कंप मच गई। दरअसल आईडीएफ ने देर अल बलाह इलाके को खाली करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि हम बहुत जल्द देर अल बलाह इलाके में हमला कर सकते हैं। अब ये न्यूज जब निकल के सामने आई, इजराइल की आवाम पागल हो गई, क्योंकि सबको लगता है कि भाई हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारे घर की जो लड़कियां हैं, वो इस इलाके में हो सकती हैं। अगर ये बात नेतन्याहू को पता है, आईडीएफ को पता है, तो इजराइल की जो सरकार है, इजराइल की जो आर्मी है, हमला करने का आदेश कैसे दे सकती है? अगर इस हमले में हमारे घर के जो लोग हैं, जिनके दम पे इजराइल बार बार ये कहता है कि हम बंधकों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से बार बार
नेतन्याहू ये कहता है कि जब तक हर एक बंदा को हम आजाद नहीं करवा देंगे, हमास के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, फिलिस्तीन पे हमारा जो जेनोसाइड है वो जारी रहेगा। खुले फोरम पे नेतन्याहू ये बात कहता है। तो अब ये सवाल निकल के सामने आता है कि भाई अब उसी खास इलाके पे तुम हमला करना चाहते हो, और अगर इस हमले में एक भी जो बंधक है वो मारा गया, एक भी हॉस्टेजेस की अगर जान गई, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? हमास की होगी या फिर आईडीएफ की होगी? इसी सवाल के साथ आज हजारों की तादाद में जो इजरायली लोग थे वो सड़कों पे उतरे। उतरने के बाद आईडीएफ के खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए। अब यही समझने का फेर है कि अगर अपने घर के लोगों पे आज बात आई तो आप सड़कों पे उतर गए। सेम चीज हमला कर करके लोगों को मारने का काम तो आईडीएफ 2 साल से कर रही। तो अगर आप शुरू में ही उतर गए होते तो इतना बड़ा मामला पूरा होता ही नहीं। लेकिन अब ये समझेगा कौन? खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान से। ईरान में आज 2 अजीब घटनाएं घटी। सबसे पहले ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं, जिनका नाम मोहम्मद बाघेर है, मोहम्मद बाघेर ने आज बहुत ही अभद्र तरीके से इजराइल की सरकार को गाली देते हुए, अमेरिका को गाली देते हुए कहा कि इस अमेरिकी कुत्ते को रोकना पड़ेगा, और अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो धीरे धीरे जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये सबको चपेट में ले लेगा। अब यहाँ पे हालांकि किसी को गाली देना इस तरह से सही नहीं है, लेकिन मकसद और मतलब बड़ा प्योर था। यहां पे मोहम्मद बाघेर का कहना है कि पहले गजा पे हमला हुआ, फिर लेबनान पे हमला हुआ, फिर जॉर्डन पे हमला हुआ, उसके बाद ईरान पे हमला हुआ, फिर सीरिया पे अब हमला चल रहा। तो 56 में से कम 6 पे तो हमला हो चुका। बाकी 50 जो बचे हैं या तो काफी दूर है या फिर उनमें ताकत ही नहीं है लोहा लेने की। तो अगर हमने इजराइल को आज नहीं रोका तो आज 6 है, कल 56 भी हो जाएंगे। इजराइल हमला करता रहेगा और इस पे अमेरिका की पूरी ताकत लगी हुई है। अब ये बात मोहम्मद बाघेर ने जब कहा तो एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मचा कि भाई गाली क्यों दी, लेकिन मतलब तो बड़ा साफ है कि भाई अगर आज इजराइल को नहीं रोका गया तो कल हमला करेगा ही करेगा। खैर, इस हमले में एक और अपडेट आपको बता देता हूं। ईरान की अपनी एक न्यूज एजेंसी है, इस न्यूज एजेंसी जिसका नाम दफा न्यूज है, दफा न्यूज ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम, जिसको इजराइल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था अपने हमले में, वो डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्सचेंज हो चुका है और वहां पे नया डिफेंस सिस्टम इजराइल की मिसाइलों का इंतजार कर रहा। तो अगर इजराइल में हिम्मत हो, ताकत हो, तो एक बार हमला करके देख ले क्या हाल होगा, कैसे मिजाज होंगे इजराइल के खिलाफ ईरान के, खुद पता चल जाएगा। यानी मतलब बड़ा साफ है कि ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अगर किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई हमला इजराइल करता है तो फिर क्या हाल होगा इस बार इजराइल का, ये ऊपर वाला जानता है। खैर, एक और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल आज इजराइल के अंदर कैबिनेट मीटिंग थी। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री को होना था, सिक्योरिटी स्टाफ को होना था, बाकी डिफेंस मिनिस्टर को होना था, तमाम आला दर्जे के जो मंत्रालय के हेड हैं उन सभी को प्रेजेंट होना था। लेकिन आज सबसे अजीब चीज हुई कि तमाम लोग तो आए लेकिन नेतन्याहू नहीं आया। तो जब नेतन्याहू नहीं आया तो फिर लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर नेतन्याहू कहां है। तो आखिर में पीएमओ, ये किसी इधर उधर के शख्स का बयान नहीं है, ये बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नेतन्याहू की तबीयत खराब है। 3 दिनों तक नेतन्याहू हॉस्पिटल में एडमिट है और जहां तक संभावना है कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कम से कम 3 दिनों तक काम पे नहीं आ सकते। लोगों ने पूछना जब शुरू किया कि क्या हुआ है, तब पीएमओ ने जो बताया कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, यानी कुछ खाना उन्होंने खाया जिसकी वजह से पेट में जहर बन गया है। हालांकि अभी उनका इलाज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। उम्मीद है 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद अपनी पोस्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या नेतन्याहू को महज फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इससे पहले एक रिपोर्ट और निकल के सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं कुछ और भी दिक्कत 4 महीने पहले नेतन्याहू को थी। सबसे पहले प्रोस्टेट की दिक्कत थी, उसके बाद हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद फिर तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज हुआ था नेतन्याहू, आपको याद होगा, और इस बार फूड पॉइजनिंग का बहाना। तो क्या महज ये कोई फूड पॉइजनिंग है, क्या महज एक हार्निया का ऑपरेशन चल रहा, या फिर नेतन्याहू को सच में कोई सीरियस बीमारी, कोई सीरियस दिक्कत है जिसकी वजह से नेतन्याहू बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा, बार बार उसका इलाज हो रहा, 15-15 दिन के लिए नेतन्याहू गायब हो रहा। अब इसमें क्या सच्चाई है ये कुछ वक्त बाद ही क्लियर होगी, लेकिन अभी तक फूड पॉइजनिंग को भी आप हल्के में मत लीजिए। कई बार इसमें लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि खाना पेट में जब जाके जहर बन जाए तो उसका काम जहर वाला ही होता है।
खैर अगली खबर करूँ करते और अगली खबर अपने आप में एक खबर तो नहीं है, लेकिन इसमें आप सोचें तो बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। दरअसल एक शख्स है, अपोजिशन के लीडर है, जिनका नाम है जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी ने एक सवाल पूछा। इन्होंने कहा, खासकर बीबीसी न्यूज से पूछा कि भाई साहब एक बात आप बताइए, जब आपको हुतीस का जिक्र करना होता तब आप कहते हैं कि ईरान बैक्ड हुतीस, जब आपको हिजबुल्लाह का जिक्र करना होता तब आप कहते हैं ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह, जब आपको हमास का जिक्र करना होता तब आप कहते हैं ईरान बैक्ड हमास, लेकिन जब आपको आईडीएफ का जिक्र करना होता है, जब आपको इजराइल का जिक्र करना होता है, तब आप क्यों नहीं कहते यूएस बैक्ड इजराइल या फिर यूएस बैक्ड आईडीएफ क्यों नहीं बोलते? ये सवाल अपने आप में काफी जेन्युइन है भाई। अगर ईरान इन तीनों को सपोर्ट करता है तो अमेरिका भी तो इसको सपोर्ट करता है, तो फिर अमेरिका का नाम इस्तेमाल करने में बीबीसी को डर क्यों लगता है? क्या इसलिए कि अमेरिका और लंदन में बीबीसी का हेडक्वार्टर है, या फिर कुछ और? खैर ये सवाल अपने आप में काफी अहम है, इसको समझने की देर है। तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत करें।